हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम सीखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। उसके बाद में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये हमें बताती है। कौन बताती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है हमारी 2.87। ये तो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसकी वैल्यू जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आना क्या चाहिए 2.87 बोर मैग्नेटॉन, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इससे थोड़ी सी ज़्यादा आती है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में 3.1 3.2। तो ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, तो इसलिए इसके लिए एक नई थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमें बताती है कि इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये थोड़ी सी जो बढ़कर आई है 2.87 से 3.1 3.2, इस तरह से जो वैल्यू बढ़ रही है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, यानी टेम्परेचर की वजह से ये बढ़ती है। तो ये हमें एक्सप्लेन करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको बताने के लिए फिर एक नई थ्योरी आई, वो कौन सी है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल और लिगैंड होते हैं इनके बीच में ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन होती है। इनके बीच में ना प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन होती है, आयोनिक इंटरेक्शन। ये जो मेटल है ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये एक निगेटिव चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन तो होंगी, यानी आयंस की इंटरेक्शन होती है। ये हमें बोलती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मेटल है ये एक्ट कर सकता है, जो पॉजिटिव कीटायन होता है ये हमारा जो मेटल होता है, तो और लिगैंड हमारा एक्ट करता है एज अ निगेटिव डाइपोल। तो इनके बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हमें बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो जो हमारे डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल से, ये जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल से इनके क्या शेप्स होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो इनके क्या शेप होते हैं? देखो जो डी एक्स वाई होते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इनके जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल के, ये इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से। ये हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड में ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ये यहाँ इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा डी वाई जेड। और जो हमारा डी एक्स जेड रहता, ये एक्स ये जेड, डी एक्स जेड। और जो डी एक्स स्क्वायर, एक्स ये वाई, जो डी एक्स और वाई होता है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है, इनके जो लोब्स होते हैं ना ये ना एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। देखो डी एक्स वाई जेड इन तीनों के लोब्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। और जो डी एक्स वाई स्क्वायर पर जो लोब रहते हैं ना ये एक्सिस के ऊपर रहते हैं, एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। और जो डी जेड स्क्वायर होता है ये जेड एक्सिस, उसका भी लोब जेड एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे शेप्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोब, और डी एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड में एक्स वाई में लोब जो है ना तो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। अब ना जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो ये देखो एक्स एक्सिस है हमारा, ये है वाई एक्सिस इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर मैं इनके ऊपर लोब्स बना दूं तो वो कौन से हो जाएंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सिस के ऊपर। ये हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ होता है एक जेड एक्सिस, ये है हमारा डी जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्सिस।
तो देखो यहाँ पे जो बीच में लोब्स प्रेजेंट रहेंगे, ये एक्सिस के बीच में जो लोब रहेंगे ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये डी एक्स वाई होंगे, ये और डी वाई जेड होंगे और डी एक्स जेड होंगे। तो अब जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो लिगैंड आते हैं, यानी ये जो लिगैंड रहते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये हमारा Ml6 एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये मेटल के डी ऑर्बिटल से, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये डी जेड स्क्वायर, और यहाँ जो लोब्स बीच में प्रेजेंट रहेंगे एक्स वाई एक्सिस के, ये रहेंगे डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ऑर्बिटल। अब ना जो लिगैंड अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करता है, ये अप्रोच करता है एक्सिस से, एक्सिस से अप्रोच करता है, यानी जहां हमारे एक्सिस प्रेजेंट रहेंगे ना वहां से लिगैंड हमारा क्या होगा, लिगैंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस से हमारा लिगैंड आएगा, यानी यहां से एक लिगैंड आएगा, यहां से एक लिगैंड आएगा, यहाँ से हमारा लिगैंड आएगा, यहाँ से लिगैंड आएगा और यहाँ से एक लिगैंड आएगा, और ये ऊपर से, ये टोटल 6 लिगैंड हमारे 6 लिगैंड ऑर्बिटल के साइड से आ रहे हैं। तो देखो यहाँ से जब हमारा लिगैंड आएगा तो इनमें ना अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो लोब्स है ये एक्सिस पे प्रेजेंट है। जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स रहेंगे यानी डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, इनका इंटरेक्शन इसके साथ थोड़ा सा कम रहेगा। अब ना 2 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं मेटल और लिगैंड में। देखो 2 टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए। जो हमारे मेटल और लिगैंड में है ना, ये 2 टाइप के इंटरेक्शन होता है। एक तो देखो मेटल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगैंड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके बीच में एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स। ये जो मेटल के पास में डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल में इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगैंड के भी पास लोन पेयर होंगे, उसके भी पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी एक तो पहला होगा अट्रैक्शन, दोनों में मेटल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में, और फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो अब देखो जैसे ही लिगैंड हमारा एक्सिस से आता है यहाँ पे, तो इन ऑर्बिटल के ना वो ज्यादा नजदीक आता है। और देखो जिसके जितना नजदीक आएगा यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ध्यान से समझना, लिगैंड और मेटल में, ये है मेटल ये है लिगैंड, इसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा। मोर अट्रैक्शन, इसको ना नोट करके रखना, मोर विल बी द रिपल्सन, will be the repulsion। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा फिर रिपल्शन भी होगा। देखो ये जो ऑर्बिटल्स के लोब्स है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जिस साइड से लिगैंड आ रहा है ना, यानी एक्सिस पर है, एक्सिस से लिगैंड आ रहा है, तो उन्हीं के साइड ये लोब्स है। तो इन वाले ऑर्बिटल्स में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में। ये दोनों ऑर्बिटल जहाँ से लिगैंड आ रहा है वहीं पे प्रेजेंट है, इसलिए इनमें क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ये इनके लोब्स थोड़े दूर है तो इनमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, इनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो फिर ज्यादा रिपल्शन भी होगा, यानी यहाँ पे जो होंगे तो ये लिगैंड यहाँ से दूर चले जाएंगे, यानी यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन भी होगा। तो ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये ध्यान से सुनना, ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये इंक्रीज करने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स पे। पहले देखो कैसे रहते हैं डी ऑर्बिटल्स, ध्यान से समझना, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स। कैसे है, ये डी जनरेट है, डी जनरेट मीन्स अभी सबकी 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, डी जनरेट मीन्स सेम एनर्जी। अभी कोई लिगैंड यहाँ पर नहीं आया, ये फ्री मेटल आयन है, समझो फ्री मेटल आयन। ये किसके ऑर्बिटल है, फ्री मेटल आयन के। अब ना लिगैंड आया जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी बहुत दूर है यहाँ से, जो हमारे मेटल है उससे काफी दूर है,
यहाँ से ये हमारे 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। ये अभी काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस पे, ये मेटल से काफी दूर है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अभी ना ये सबसे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए ना इनकी एनर्जी क्या होंगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। सभी ऑर्बिटल से, ध्यान से सुनना, ये सभी ऑर्बिटल से यानी पांचों डी ऑर्बिटल से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी स्पेरिकली फील्ड में है, कि स्पेरिकल फील्ड में है ये लिगैंड। पहले देखो मेटल फ्री आयन में था, यानी कोई लिगैंड की और मेटल की इंटरेक्शन नहीं थी। अभी लिगैंड और मेटल की इंटरेक्शन हो रही है, यानी लिगैंड अप्रोच तो कर रहा है, मेटल के पास आ तो रहा है, लेकिन काफी दूर है और सभी ऑर्बिटल से सेम डिस्टेंस पे, इसलिए क्या होगी, सभी की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएंगी। तो ये थोड़ी सी सभी की एनर्जी इंक्रीज कर गई। तो अब ये कैसा है, ये स्पेरिकल फील्ड में है, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब ना लिगैंड नजदीक आया, लिगैंड कहाँ से नजदीक आएगा, लिगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस साइड से आता है, एक्सिस पर से आता है, एक्सिस की साइड से। तो ये यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड पे कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे लिगैंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन, यानी यहाँ से अभी देखो, यहाँ पहले सब ऑर्बिटल से इक्वल डिस्टेंस पे था, अब इन ऑर्बिटल से ज्यादा नजदीक हो गया। तो जहां पे ज्यादा नजदीक हो रहा है, यानी जहां ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखो। जिनसे जितने नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा फिर दूर भी जाएगा, और दूर जाने की वजह से ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएंगी। तो अब यहाँ पे है ना अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। यही है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो अब ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ना, ये 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये होता है डी जेड स्क्वायर। और ये 3 ऑर्बिटल्स जो है, तो वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले मेटल फ्री था जब कोई लिगैंड नहीं था, फिर लिगैंड आया तो पांचों ऑर्बिटल से सेम डिस्टेंस पे था, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी सभी की इंक्रीज होंगी। अभी भी डीजेनरेसी मेंटेन है, डी जनरेसी अभी भी क्या है, रिमेन मेंटेन है, यानी ये भी अभी सेम एनर्जी लेवल पे है। अब यहाँ पे डीजेनरेसी रिमूव हो गई, ब्रेक हो गई। क्यों, क्योंकि जो लिगैंड है हमारा वो एक्सिस से आ रहा था, और एक्सिस पे कौन से लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते, इसलिए वहां लिगैंड नजदीक आया, उनमें ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। तो जहां जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वहां उतना रिपल्शन भी होगा, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन वो उतने दूर जाएगा। रिपल्शन की वजह से इनकी ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और ये जो बचे हुए जिनसे थोड़े दूर हो गया था लिगैंड, यानी जो बीच में लोग प्रेजेंट थे एक्सिस के, इनसे लिगैंड क्या था, डिस्टेंस पे था, दूर, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स 2 स्प्लिट हुए, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यही थी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो हमारे 2 एनर्जी लेवल्स में 2 डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, स्प्लिटिंग जो हुई है डी ऑर्बिटल्स की 2 अलग अलग एनर्जी लेवल में, एक हाइयर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल, तो इसको ही बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लाइन लिखो, दी सेपरेशन of d orbital into 2 different 2 sets of, लिखो sets of different energy is called crystal field splitting। यही हमारी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग is called क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
क्या होती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? जब लिगैंड हमारा एक्सिस से अप्रोच करता है, नज़दीक आ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है एक्सिस वाले ऑर्बिटल से, तो वो जो ऑर्बिटल से एक्सिस वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी लेवल डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है और एकदम सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है और एकदम से सिस्टम की डीजनरेसी रिमूव हो जाती है और एकदम से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाती है हमारे कौन से ऑर्बिटल, जहाँ से हमारा लिगैंड आ रहा था वहाँ से, यानी dx² - y², और ये लोअर लेवल में चले जाते हैं। तो अब इसको समझते हैं हम, ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डायग्राम जो मैंने बताई है, ये है dx² - y², dx² - y², और ये हमारा dz²। इस एनर्जी गैप को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी ये जो एनर्जी का गैप है, ये हायर एनर्जी में है, ये लोअर एनर्जी में, इनके बीच का जो गैप रहता है वो क्या रहता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? यही हमारी सबसे मेन तो है पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFSE। बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको ये CFSE क्या है। तो ये इन दो एनर्जी लेवल के बीच में के एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप को ही, जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं CFSE। इसको काय से मेजर करते हैं? तो ये होता है हमारा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, ये इतना डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आती है हमारी सेंटर में, इस सेंटर को बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, ये जो इतना डिफरेंस रहता है यहाँ से यहाँ जितनी एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो ये होती है +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये इक्वल होती है, जो CFSE रहती है हमारी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इंक्रीज करती? +0.6 डेल्टा पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से यहाँ तक ये +0.6 इक्वल होता है ये 6 DQ के। 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 10 DQ रहता। 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू क्या होता है? 10 DQ। तो ये कितना? 0.6, और ये जो डिक्रीज कर जाता इतना, ये रहता -4 ऑक्टाहेड्रल, और इसी को हम बोलेंगे 4 DQ इक्वल टू, ये इक्वल टू रहता 4 DQ के। 1 ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किसके इक्वल है? 10 DQ। तो ये क्या है? हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब देखो, ये गैप जितना ज़्यादा होगा, यानी ये जो गैप है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू है हमारी CFSE की, तो ये जितनी ज़्यादा गैप रहेगा हमारा, उतना हमारा कंपाउंड स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मेटल और लिगैंड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी, तो क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगी उतनी ज़्यादा फिर एनर्जी क्या होंगी? हायर लेवल पे जाएगा उतनी एनर्जी। तो जितना हायर पे जाएगा उतना ही लोअर पे भी जाएगा, इसलिए ये एनर्जी गैप क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू बढ़ जाएंगी। इसलिए जो हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनकी CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है। नोट करो, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा है मोर CFSE वैल्यू। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है मोर CFSE वैल्यू। जो CFSE की वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा होती है। तो अब ना हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल क्या होते हैं हमें पता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये हमने काय में देखा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। क्यों? क्योंकि उनमें ना स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगैंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले। तो मेटल और लिगैंड की इंटरेक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए ज़्यादा नज़दीक आएगा तो उतने दूर भी तो जाएगा, फिर जितने नज़दीक आएगा उतना ही रिपल्शन भी ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से फिर एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी, इसलिए फिर गैप भी बढ़ेगा, और गैप इंक्रीज होगा तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होंगी, और CFSE की वैल्यू होंगी इंक्रीज होंगी, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल है। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा CFSE की वैल्यू होती है। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी ये जो इतना ज़्यादा उसका ये गैप आएगा और उतनी ज़्यादा CFSE की वैल्यू रहेंगी। इसीलिए फिर लो कॉम्प्लेक्सेस है, तो हमारे जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है,
तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है हाई CFSE वैल्यू, CFSE वैल्यू, इनकी जो वैल्यू रहती है वो ज्यादा रहती है किससे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस से। लो स्पिन वालों की CFSE वैल्यू क्या रहती, ज्यादा रहती। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी तो फिर ज्यादा रिपल्शन भी होगा, रिपल्शन होगा तो फिर ज्यादा इंक्रीज भी होंगी एनर्जी। तो इसलिए CFSE ये गैप बढ़ेगा, ये जो एनर्जी का गैप है यही तो CFSE है। ये जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा CFSE की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो अब देखो इसको हम फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। हमने क्या बोला कि ये जो है ना तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से डिक्रीज करती है, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये -0.4 से इंक्रीज करेंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए +0.6 से इंक्रीज करेंगे। तो अब ना पहले हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की CFSE वैल्यू निकालते हैं। अब आपको देखो CFSE वैल्यू निकालते आना चाहिए। क्या होता है CFSE वैल्यू का फॉर्मूला, CFSE के लिए ये होता है, देखो ऊपर क्या होता है हमारा प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस, नीचे माइनस ऊपर प्लस। याद कैसे रखेंगे, ऊपर में P प्लस भी P से आता है, P यानी ऊपर में हमारा प्लस, प्लस का साइन, +0.6 T2G। और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ये जो ऊपर के ऑर्बिटल्स रहते ना ये होते हैं EG ऑर्बिटल्स, और ये जो नीचे के इनको हम बोलते हैं T2G। इसका क्या मतलब होता है, EG मतलब EG का क्या रहता है, इनको ये रहते डबली डी जनरेट, ये रहते हमारे डबली डी जनरेट, यानी ये दो ऑर्बिटल्स है ना ये EG, और ये रहते हमारे ट्रिपली डी जनरेट। इनको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको EG से। तो अब ना हमको क्या लिखना है फॉर्मूले में, 0.6 इंटू T2G, यानी 0.6 इंटू T2G में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। फिर माइनस ऊपर वाले क्या होते हैं -0.4, -0.4 EG इलेक्ट्रॉन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। हमको क्या करना है, ये जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं इनमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हम यहाँ फिल करेंगे। तो जो हम पहले हाई स्पिन के लिए देखते हैं, तो देखो हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम T2G में फिल करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद EG में फिल करेंगे, उसके बाद T2G वालों को पेयर करेंगे, यानी 3 यहाँ 2 यहाँ। और लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, याद रखो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पहले इनकी पेयरिंग करेंगे हम, फिर पूरे पेयर होने के बाद ऊपर फिल करना स्टार्ट करते। हाई स्पिन में हम पहले पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले पूरे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होंगी नीचे से। तो अभी देखो D1 वाले के लिए हम CFSE निकालते हैं, यानी D1 हाई स्पिन D1 कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम D1 यानी D ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ प्रेजेंट होगा वो, पहले T2G में फिल करेंगे हम। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला, 0.6 इंटू T2G में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन -0.4 इंटू EG में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस CFSE क्या होंगी इसकी, +0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखती हूँ मैं नीचे, 0.6 इंटू 1 -0.4। EG में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसलिए 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये 1:0.6 0.6 क्या हो जाएंगी हमारी CFSE की वैल्यू 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और ये किसके इक्वल आती है, ये 6 DQ के, क्योंकि 1 ऑक्टाहेड्रल किसके इक्वल होता है 10 DQ के। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी एक आधा कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसकी CFSE वैल्यू निकालो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा मेटल है ये कौन से इसमें आता है, मतलब D1 का एग्जाम्पल है या फिर D2 के, यानी मेटल के D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी ना हम D1 D2 सारों के लिए देखते हैं।